नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। उस हमले के बाद भारत में डिफरेंट ओपिनियन क्रिएट हो गई है। साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि भारत से जयचंद और मीर जाफर अभी तक गए नहीं हैं। ये नाम, शक्ल, रूप, रंग बदल कर अभी भी समाज में है। दुश्मन दो तरह से भारत पे आक्रमण कर रहे हैं। एक दुश्मन तो वो है जो सीमा पार बैठा हुआ है और दूसरे वो हैं जो भारत के अंदर बैठे हुए हैं। विचार विमर्श बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार अपना काम किस ढंग से करेगी, ये तो समय ही बताएगा कि ये एक्शन सरकार किस ढंग से लेगी। क्योंकि भारत में सिविल गवर्नमेंट है तो बहुत सोच विचार के ही काम होगा। जल्दीबाजी में या कोई एक्शन भारत के हित में भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मंदी से जूझ रही है और भारत उससे अप्रभावित नहीं है। इसलिए मैं इस समय जो भी एक्शन गवर्नमेंट का होगा उसमें ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग चैनल अभी अपने चैनल के लेवल पे वॉर क्रिएट किए हुए हैं। उसमें कुछ चैनल पे आर्मी के अफसर्स ने अपने अपने तरीके से बताया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी समझ उसके हिसाब से ही है। उनका काम ही लड़ना है तो वो उस तरह से एग्रेसिव है। कुछ चैनल वाले बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई डिप्लोमेटिक तरीके से लड़नी है। कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये बहुत गुस्सा है हमें इसको लेके, शायद वो जनमानस की भावना भी है। अभी और न्यू एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उन्होंने अपना काफ़ी एग्रेशन और गुस्सा उसमें दिखाया कि वो काफ़ी दुखी हैं इस बात से लेके और सरकार को इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं भी इसके फेवर में ही कि सरकार को कोई बहुत ही ठोस एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 70-75 सालों में जिस ढंग से पाकिस्तान ने लगातार भारत को तंग किया है अलग अलग तरीकों से, चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हों, चाहे एक्सटर्नल किए हों, बॉर्डर एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी एरिया क्रिएट कर दिया है। इवन जहाँ तक बहुत से लोगों को, कम लोगों को ही पता होगा कि एक समय में भारत के अंदर अलग अलग नक्सल्स जो होते थे उनको जोड़ के ऑपरेशंस चलाता था पाकिस्तान। तो उसमें हथियार प्रोवाइड करना अलग अलग रूट से, तो नक्सल प्रभावित एरिया में भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अभी मेरे कुछ करीबी जो वहाँ पे उस रीजन में रह रहे हैं, ऑफिशियल पोस्टिंग पे हैं, तो मेरी उनसे भी बात हुई। तो उनका ये कहना है कि इतने सालों के बाद भी, जबकि भारत कश्मीर में पूरी तरह से काफ़ी पैसा भी खर्च करता रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों के मन में आज भी है कि हम एक आज़ाद देश की तरह हैं। जब वो जम्मू या इधर के रीजन में आते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं कि भारत जा रहे हैं, मतलब वो अपने को स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं कि वो भारत का हिस्सा है। जबकि भारत की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनके मन में ये भावना जगे कि वो भारत का ही अंग है। और कश्मीर भारत का मस्तक है, ऋषि कश्यप की भूमि है, तो हम ये भी नहीं देख सकते कि हमारा सर झुक जाए, इसलिए हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक यूट्यूबर ने वहां जाकर अभी एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो वहां के जो लोकल्स हैं कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। इससे दो बातें उभर के सामने आ रही है। पहला ये कि इसमें विदेशी यानी कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। दूसरा, लोकल लेवल पे एक लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है। कुछ लोग सपोर्ट डायरेक्टली दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाय हार्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां से वो आवाजें अभी नहीं निकल रही हैं जो इस घटना का विरोध करें। भारत के अंदर हर जगह आवाज उठ रही है, लेकिन कश्मीर के अंदर से उस तरह की आवाजें नहीं आ रही हैं। तो ये विषय चिंता का विषय है कि हम शायद जिस कश्मीर के आवाम के लिए भारत सरकार या भारत की जनता लड़ रही है, वहाँ के लोग क्या हमको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रही है। तो इस समय भारत के पास अपने इश्यूज कम नहीं है। भारत के पास एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, चिकित्सा की समस्या, उसके अलावा क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, भाषाई समस्या, भारत के अंदर होने वाले अलग अलग जगहों पे उपद्रव, इन सभी स्थितियों में भारत की इकोनॉमी को भी संभालना है और साथ ही साथ हमें पड़ोस के देश को जवाब भी देना है। तो ये जवाब कैसा होगा? क्या ये शॉर्ट टर्म जवाब होगा या लॉन्ग टर्म होगा? ये सरकार को देखना है। लेकिन मेरी ओपिनियन ये कहती है कि हम लोगों को इसमें स्ट्रेटेजिकली डील करना चाहिए। ऐसा मेजरमेंट लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान हमेशा आगे आने वाले समय में दबाव में रहे। तो एक तो
पहला सॉल्यूशन हम ये ले सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के बिजनेस पे पूरी तरह से इन पंजाबी पाकिस्तानियों का कब्जा है। हमें इसका आज फायदा उठाना चाहिए। हम अब डायरेक्ट लड़ाई ना लड़के पहले हम ये देखें कि हम इनडायरेक्टली कितना डैमेज पाकिस्तान को कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान सिंध को बिखराव की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे कि वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, पाकिस्तान वहाँ ज़्यादा इंगेज रहे, जिससे हमारी कार्रवाई करना आसान हो जाए। तो सरकार ने जो पहला कदम उठाया कि बॉर्डर बंद किया, यहाँ से जो लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के नेशनल्स उनको वापस जाने को कहा है, दूसरा एक्शन। तीसरा ये कहा इंडस रिवर की जो ट्रीटी है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस ट्रीटी के सस्पेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, शायद 15 से 20% पानी ही हम उसमें रोक पाएंगे, लेकिन शायद लोगों को अंदाजा नहीं कि पिछले 10 सालों में वहाँ पे बहुत से ऐसे मेजरमेंट लिए गए हैं जिससे हम पानी को कुछ हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन फिर भी 40-50% तक उसको हम अलग अलग डाइवर्ट या ब्लॉक करने की स्थिति में हैं। सरकार ने इस पर पहले से काफ़ी काम किया हुआ है। अब हम यहाँ पे आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये टेररिस्ट है इनकी ये किस ढंग से बिहेव कर रहे हैं, इनका माइंडसेट क्या है। एक पीड़ित जिसके आतंकवादियों ने मारा, तो वो वहाँ पे मार के भागा नहीं, वो काफी देर वहाँ खड़ा रहा और शायद तब तक खड़ा रहा जब तक डेथ नहीं हुई। साथ ही साथ वो उस वक्त हंस भी रहा था, तो जैसे लग रहा है कि वो सब साइकोपैथ टाइप या ऐसे माइंडसेट में जा चुके हैं जहाँ से उन सबों के अंदर सेंसेस ही नहीं, उनको दुख दर्द इस सब का अंदाजा ही नहीं। तो किस आइडियोलॉजी से वो सब काम कर रहे हैं, क्या वो आइडियोलॉजी बाहर से आ रही है या वो आइडियोलॉजी भारत के अंदर से निकल रही है, तो इसको भी समझने की। दूसरी घटना ये है कि एक टूरिस्ट जो वहाँ से 22 तारीख को वापस निकल के आ चुके थे, जौनपुर के रहने वाले, उन्होंने ये बताया कि जब वो वहाँ पे गए तो करीबन 40-50 जो लोकल कश्मीरीज थे वो उनसे पूछताछ कर रहे थे, वो बड़े संदिग्ध तरीके से बात कर रहे थे और उस समय उन्होंने किसी तरह वहाँ से निकलना उचित समझा और ऐसा लग रहा था जैसे भी बुलाया और वो घटना को अंजाम दिया गया। तीसरी बात ये उठती है कि लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ये सरकार का फेलियर है। तो अगर इंटेलिजेंस के इनपुट थे तो इस जम्मू कश्मीर में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो एक्शन तो वहाँ की पुलिस को ही लेना था। उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या उसकी जिम्मेदारी लेगी? वहाँ पुलिस ने एक्शन पहले क्यों नहीं लिया अगर इंटेलिजेंस इनपुट थे? अगर इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि क्या इजराइल में जो हमला हमास का हुआ था, तो क्या इंटेलिजेंस के इनपुट इजराइल को मिले थे या नहीं मिले थे? तो ऐसा नहीं कि हमेशा इनपुट आपको समय पे मिल जाएं। कई बार ये होता है कि इनपुट आपको मिलने में लेट होता है या इनपुट नहीं मिल पाता है। तो मोसाद जैसी एजेंसी के अगर इनपुट नहीं मिल पाए, जो कि दुनिया में सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के बूते ही पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो भारत इससे कोई परे नहीं है। इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। इंटेलिजेंस ऐसा पता चला है कि इंटेलिजेंस मिली थी, बट ये नहीं पता चल रहा था कि वो प्लेस क्या है। जनरली ऐसे समय में जब कोई इनपुट मिलता है तो लोगों का ध्यान अमरनाथ यात्रा की तरफ जाता है, तो वहाँ पे सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद थी। अच्छा, समस्या सिर्फ आतंकवादियों की नहीं है। भारत के अंदर जो रिलीजियस एक कन्फ्लिक्ट है, इस समय पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट से भी हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के अंदर ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो कि शायद वो इसको इनकैश कर ले। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जनता ऐसे समय में भारत के खिलाफ कैसे बोल सकती है। हम तो वो लोग रहे हैं जब देश पे आन बान शान की बात आई है तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। कोई हमारी ये पहली लड़ाई नहीं है। हम लोग कम से कम नहीं तो पिछले 2000 सालों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी की ये बात याद रखनी चाहिए
जो उन्होंने अपने कविता के माध्यम से कही थी कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश की बात करिए। इस समय भारत के खिलाफ बोलने के बजाय आप एक होके भारत की सरकार पे विश्वास करिए कि भारत की सरकार जो भी एक्शन लेने जा रही है वो उचित एक्शन होगा, क्योंकि भारत की जो हमारी जो संस्थाएं हैं वो बहुत बेहतर काम करती हैं और पॉलिटिकल विल आज है और जनता का दबाव भी है। ये एक अच्छी चीज़ है कि जनता का दबाव भी है, तो सरकारों को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत है कि पाकिस्तान की आर्मी कहने के लिए वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट है, बट पाकिस्तान की आर्मी ने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किया हुआ है और ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी या स्यूडो डेमोक्रेसी ही है। पाकिस्तान की जनता को अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं इन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाया है। इवन उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने आलीशान घरों को बनवा के रखा है, अपने पैसे को डाइवर्ट किया है, बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्री डाल रखी है और वो आर्मी के नाम पे पैसा खर्चते हैं और अपनी ही कंपनियों के थ्रू बेचते हैं। जैसा कि अभी भी कुछ समय पता चल रहा है कि वहाँ के जो बड़े हायर जनरल्स हैं उनके बच्चों को उन्होंने अपनी फैमिली को उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया देश के बाहर। उनके ऊपर दो खतरे मंडरा रहे हैं, एक तो भारत के एक्शन के खतरा जिससे डायरेक्ट एक्शन होगा, दूसरा उनको वहाँ की जनता के रिवोल्ट का भी खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि कुछ समय पहले पता चला था कि इमरान खान की पार्टी ने पूरा इस्लामाबाद घेर लिया था। सोचिए देश किन स्थितियों से गुजर रहा है और किस तरह से सोच रहा है। एक रोग स्टेट है और चीन के साथ मिलकर वो रोग स्टेट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीन अपने हित के लिए उसको बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि चीन से कितनी हेल्प उसे चाहिए और कितनी नहीं, क्योंकि जिस दिन वो बर्बाद होगा चीन उसको कब्जा करके लेबर बना देगा, बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराएगा। तो इसलिए वहां पे जितनी जल्दी हो सके वहां की सरकार सिविलियन गवर्नमेंट बने और जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान की आर्मी को बैक फुट पे ढकेला जाए। ये वो उनको एक्शन लेना है, वो एक्शन हमारा नहीं है। हम जिस दिन लड़ने पे आएंगे तो हम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ेंगे। पाकिस्तान को बहुत सालों तक बहुत पीछे ढकेला जाएगा, लेकिन इसके लिए वो तैयार रहें और अपने अंदर झांक के देखें कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दो लोगों पे है। एक तो भारत सरकार पे कि वो एक्शन क्या लेगी, दूसरी है कश्मीरियों की। अगर पर्यटक कश्मीर जाने से डरेगा और कश्मीर नहीं जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों को ही होगा, क्योंकि जितनी भी टूरिज्म की इंडस्ट्री है भारत के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा टूरिज्म कश्मीर का है। मतलब एक असेसमेंट किया गया कि करीबन 2.5 करोड़ लोग वहाँ पे कश्मीर में घूमने गए। अंदाज़ा लगाइए 10,000 रुपये एक आदमी कम से कम वहाँ खर्चता है, तो कितना पैसा कश्मीर में गया। उसके बाद भी अगर वो अपने को आज़ाद समझ रहे हैं या कुछ लोग उसको पाकिस्तान से रिलेट करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होना है। हम कश्मीर से पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर से पीछे हटने का मतलब है कि दूसरा देश उसको कब्जा कर ही लेगा। ये बात कश्मीरियों को नहीं समझ में आ रही है। वो चीन भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है। कश्मीरियों को अगर ये लगता है कि वो भारत के खिलाफ रह के और वो आज़ाद रह जाएंगे तो ये उनकी भूल है। भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जिसके अंदर रहने वाले सभी स्टेट्स फेडरेशन बना के और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है। तो कश्मीरियों को ये सोचना चाहिए कि अगर उनके यहाँ टूरिज्म कम हुआ तो उनका युवा फिर पत्थर उठाएगा, फिर बेरोजगार होकर घूमेगा और फौज उसका फिर से इलाज करेगी। हो सकता है कि वहाँ फिर से मिलिट्री रूल आ जाए, तो उन्हें समझना चाहिए कि दिक्कत उन्हीं के लिए होने वाली है। ऐसा नहीं कि गरीबी बेरोजगारी भारत के और प्रदेशों में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर प्रदेश में हर युवा अपनी बंदूक उठाए घूमने लगेगा। और ना ही हमारे संस्कार हैं कि बेरोजगारी। इवन भारत के अंदर ऐसे ऐसे अकाल पड़े हैं, ऐसे ऐसे बाढ़ आई हैं, उस वक्त भी लोगों ने इतने धैर्य से काम लिया है कि किसी ने बंदूक नहीं उठा ली है। एक दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं,
तो छिटपुट घटनाएं तो एक सामान्य समाज में भी होती है। क्या अमेरिका में लोग बंदूक उठा के गोली नहीं मारते, या किसी यूरोपियन कंट्री में ये घटनाएं नहीं घटती हैं? वो माइंडसेट तो बहुत लिमिटेड नेग्लिजिबल लोगों का होता है। भाई सीधी सी बात है कि हम अगर अपने घर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम उसे समाज में लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार करते हैं कि वो अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके और साथ में देश की सेवा कर सके। ये तो नहीं करते कि बच्चा हमारे घर का अगर नौकरी नहीं पा रहा है तो वो बंदूक उठाए और कॉलोनी मोहल्ले में लूट शुरू कर दे। ऐसा होता नहीं है। तो ये बात कश्मीरियों को क्यों नहीं समझ में आती कि किसी चीज का इलाज बंदूक नहीं होता है, बंदूक सलूशन होता भी नहीं है। और हम समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो कर्म करते हैं। धर्म दो तरीके से देखा जा सकता है कि धर्म का मतलब कर्म ही तो है। जिसको वो धर्म समझ रहे हैं वो तो उनका पंथ है, और एक पंथ हमारा है, एक पंथ क्रिश्चियंस का है, एक पंथ उनका है, लेकिन धर्म तो एक ही है, वो इंसानियत ही है। तो बंदूक उठाने का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता है। तो कश्मीरी को अपनी फितरत को बदलना पड़ेगा। वो एक बात समझ ले, कोई इंडिपेंडेंट हो के वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। अगर भारत के साथ रहेंगे तो शायद आज़ादी से जी भी पाएंगे, वरना पाकिस्तान या चीन उन पर कब्जा कर लेगा। ये बेतुकी बात नहीं लगती कि कश्मीर के अंदर हम जाएं और हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? ये कश्मीरियों के लिए शर्म की बात है। क्या भारत के और हिस्सों में लोग घूमने जाते हैं? पूरे भारत में लोग घूमने जाते हैं। उधर साउथ में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे घूमते हैं, राजस्थान जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो सब जगह सुरक्षा नहीं दी जाती है। वो वहाँ के लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है कि लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ घूमने जाएं। इस दहशत के माहौल में कश्मीर में आप सोच रहे हैं कि आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? भारत जिस दिन हाथ खींच लेगा उस दिन कश्मीरी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर भी हम एक नए पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि ये बात समझाने की है कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट बने, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जब तक पाकिस्तान पे रूल करेगी वो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमेशा युद्ध थोपने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि युद्ध उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। भारत बहुत बड़ा देश है, युद्ध होगा ठीक है कि हमें भी इकोनॉमिकल रूप से कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा बर्बाद होगा। तो युद्ध वो ना करे, ये उसके लिए बेहतर है। और अपने आप वहाँ की जनता आवाज़ उठाए कि पाकिस्तान की सरकार ऊपर आए, सिविलियन गवर्नमेंट ऊपर आए और आर्मी को पीछे ढकेला जाए। जिस तरह भारत में एक व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी शांत रहेगा तो हमारे लिए भी बेहतर है। वो भी ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे, और जब बड़ा देश ग्रो करता है तो आस पड़ोस के देश भी ग्रो करते हैं। लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान की समझ में आ रही है, ना ही म्यांमार के समझ में आ रही, नहीं बांग्लादेश को समझ में आ रही है, ना ही नेपाल को समझ में आ रही है। भारत आज नहीं तो कल अपने को बाहर निकाल ही लेगा। हमारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा है। बस बात यह है कि भारत की जनता एक तरीके से सोचना शुरू करे कि ये हम जो भी करें वो देश के हित की बात को सोच करें, अपने एस्पिरेशंस पूरे करें, लेकिन एस्पिरेशंस में देश पहले आना चाहिए। हम लोग चीन की व्यवस्थाओं की बात करते हैं कि चीन की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, अमेरिका की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन देश के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई हैं। वहाँ का युवा जब कुछ बनता है तो पहले देश बनाने की सोचता है, सत्व जब देश बनता है तो ऑटोमेटिक वहाँ की समृद्धि सब तक फ्लो करती है, अंत नीचे तक जाती है। फिर भी मैं विकास देव कीर्ति सर के एक वीडियो मैंने देखा था, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी लोग उसको देखें कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जब वहाँ पे जाएगा तो वो किस ढंग से सोचेगा। एक बैलेंस्ड एनालिसिस उन्होंने करके बताई कि किस तरह से बैलेंस्ड होके हम इस तरह की क्राइसिस को डील कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक तरीका पहला होता है, हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, बिजनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। जो आर्मी एक्शन है ये लास्ट रिजॉर्ट है, वो जब जरूरत पड़ेगी तो वो लिया ही जाएगा। और भगवान कृष्ण भी ने भी ये कहा है कि युद्ध तो अंतिम रास्ता है, जब तक हो सके आप लड़ाई को टालिए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए, लेकिन लड़ाई को टालते रहिए। और जिस दिन लग जाए कि अब ये टालना मुश्किल है तो उस दिन फिर लड़ाई आर या पार की होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने एपिसोड को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे इसके अलावा और मुद्दों पे बात कर सकूं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।